अगर इस शहर में एक शहरी अपनी जान से जा रहा है तो उसके जिम्मेदार हुकूमत है। कराची में पुलिस सबसे बड़ी चीज, ट्रैफिक पुलिस आपकी लोकल है ही नहीं। बाबर का ये बैड लक चल रही है कि वो जिस टीम में जाते हैं वो टीम हारना शुरू हो जाती है। 2005 से पाकिस्तान में रैलीज स्टार्ट हुई हैं। कीमतों के बढ़ने की शरह को अगर लॉन्ग टर्म में कम करना है ना, तो वो डिमांड तोड़ के नहीं कम हो सकती। सिर्फ पाकिस्तान काफ़ी काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्ट। कराची गुलशन इकबाल में हादसे और गाड़ी को आग लगाने के वाक़े के बाद कानून हरकत में 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 को धर लिया गया। शहर में मुसलसल हादसात पर शहरी मुश्तइल हैं, लेकिन ये इश्तियाल दिलाने वाला कौन है? क्या ट्रैफिक हादसात पर होने वाली सियासत दुरुस्त है? जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बिजली की कीमतों में रिलीफ के बाद अब आवाम तकलीफ के लिए तैयार हो जाएं। स्टेट बैंक की आइंदा माह महंगाई में इजाफे की पेशनगोई। हुकूमत की बजट में खाने पीने की अशिया में टैक्स ड्यूटी दुगना करने की तजवीज़। आने वाले दिनों में कौन सी अशिया महंगी हो सकती हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। PSL का 10वां एडिशन बाबर 11 के लिए डरावना ख्वाब बन गया। पेशावर ज़ल्मी को मुसलसल दूसरी बदतरीन शिकस्त। बाबर आजम 2 मैचेस में सिर्फ 1 रन बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान की सेंचुरी के बाद वाह वाह, कौमी टीम में जगह बनाने के लिए पड़तोल रहे हैं। मामूल से कम बारिशें, डैमों में पानी की सतह में कमी। मुल्क में पानी का हालिया बुहरान शदीद। अवाम को आगाही से ही हालिया सूरत हाल से निमट सकते हैं। सोशल मीडिया पर ICAN के प्लेटफॉर्म से नौजवान इन्फ्लुएंसर्स ये आगाही किस तरह फैला रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जीप रैली का उभरता नाम, नोमान सरंजाम। थर डेजर्ट रैली की B क्लास में पहली पोजीशन हासिल करने वाले रेसर आज दुनिया बोल है में बनेंगे हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सोनिया सुंदर। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सब खैरियत से होंगे। चलिए, आज का जो पहला मामला एक मरतबा फिर कराची में एक तरह का वाक़या हुआ है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो और वैसे रोज़ाना ही हदें पार होती हैं, इस बार एक और हद पार हुई है, इस बार एक और कानून शिकनी हुई है और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई वो गुज़िश्ता रोज़ हुई है। आप सब जो हैं वो लियारी एक्सप्रेसवे का सफ़र करते हैं, लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे पे हैवी ट्रैफिक जो है वो ममनू है। लेकिन हैवी ट्रैफिक वाले कह रहे हैं कि हमें क्या पता ममनू है कि ममनू नहीं है। कल ये वाक़या हुआ कि लियारी एक्सप्रेसवे पे एक मिक्सर डंपर होता है, जो सीमेंट आप देखते हैं, ये आपके सामने वीडियो है। ये 1 नहीं 2 नहीं 4 गाड़ियों को इसने जो है इस तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया, हिट कर दिया। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल कहा यह गया कि जी इसका ब्रेक नहीं लग रहा था, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची और जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लग रहा था, जिसपे बहुत से लोग वहां पे खड़े हो के, नाउ दैट्स अनकन्फर्म, लेकिन बहुत से लोग जो वहां पे खड़े थे वो ये कह रहे थे कि ये शख्स नशे में था जो ये डंपर चला रहा था। अब तक इतने लोग मर चुके हैं, इतनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। और कभी लियाकत महसूद साहब असला लहराते हुए आ जाते हैं। 4 माह में 265 अफराद मुख्तलिफ हादसात में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अफसोस ये होता है कि जब इसको डिसाइफर किया जाता है कि जी इन 265 में से 10 जो है वो डंपर से हलाक हुए हैं, 20 जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठे थे, 30 वट एवर द केस में भी, लेकिन अगर इस शहर में एक शहरी अपनी जान से जा रहा है तो उसके जिम्मेदार हुकूमत है, इसके जिम्मेदार वो तमाम तर मुक़्तदर हल्के हैं। और ये अब रोज़ का मामूल बन गया है और सिर्फ मतलब हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर यही बता रहे हैं कि आज फलाने डंपर ने इतने मार दिए, आज फलाना। आपको याद होगा पिछले दिनों तो जिस तरह से वो बेचारी प्रेग्नेंट खातून रमज़ान का वाक़या है, तकरीबन डेली बेसिस पर और मगर हार्डली कोई एक दिन जाता है और शायद वो ये दिन होता है कि जहाँ छोटे मोटे कोई एक्सीडेंट होता होगा, आवाम की नज़रों में नहीं आता होगा, कोई वीडियो नहीं वायरल होती होगी उसकी। वरना जिस तरह से आवाम और डंपर एसोसिएशन अब आमने सामने आ खड़े हुए हैं, सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है। और हालात ये बन चुके हैं कि सड़क पे होने वाले किसी भी हादसे के बाद आवाम मुश्तइल होकर शदीद रद्द-ए-अमल देते हैं, आग लगा देते हैं। गुलशन इकबाल में वाक़या पेश आ चुका है। इससे पहले आपको याद है नागन से लेकर यूपी तक इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुलिस नोटिस लेती है,
पुलिस का रिस्पांस काफ़ी तेज़ है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, हम एक बार फिर अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं कि यकीनन अमलाक को नुकसान पहुंचाना, आग लगाना किसी भी मसले का हल नहीं है और वो तमाम तर लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। 20 से 25 अफराद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 6 ज़ेर हिरासत भी हैं। लेकिन दोबारा से सवाल यही है, ये जो बात हुई थी कि टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ये जो बात हुई थी कि डैश कैम लगाया जाएगा, ये आखिर कब होगा? हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा अरशद वोरा साहब। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया अरशद साहब कि आप सुबह हमें वक्त दे रहे हैं और इस मामले पे दे रहे हैं जो कि अब हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। अरशद साहब, टास्क फोर्स बनाई जाएगी, यह हमें बताया गया मेयर साहब के अंडर डैश कैम लगाए जाएंगे, DIG साहब ने बताया, और उसमें फलां होगा, ढिमका होगा। ये कब होगा? खाकम बदन 265 के अल्लाह ना करे 465 हो जाएंगे, तब होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची के जो इश्यूज हैं वो बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं और अब ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ती चली जा रही हैं और ये डेफिनेटली स्टार्ट होते हैं पॉपुलेशन से। राइट पॉपुलेशन डिक्लेयर करें आप, आपको पता होना चाहिए कि इस शहर की क्या कैपेसिटी है, इस शहर में कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोगों के रहने की गुंजाइश है, और उसके बाद अगर की कैपेसिटी को डबल कर दें आप और वो फिर सहूलियात मैसर ना हो। अभी आपने जो लियारी एक्सप्रेस की बात की, सबसे पहले तो उस लियारी एक्सप्रेस वे पे जब वो टोल ले रहा होता है तो उसने उस जो मिक्सर वाला जो बड़ा डंपर है उसको अलाउ कैसे किया, जबकि वो अलाउ ही नहीं है, ठीक है। और आप लियारी एक्सप्रेस वे पे गार्डन के इंटरचेंज पे चले जाएं तो आपको वहां नजर आएगा कि ये लियारी एक्सप्रेस वे, लियारी रिवर को जो है ना, ये वेस्ट ऑफ ये जो कंक्रीट है उससे भर के लियारी एक्सप्रेस वे को, लियारी रिवर को खत्म किया जा रहा है। आप एक दफा अपनी जाके टीम को ले जाके वो फिल्म बना के दिखा दें तो वहां पर भी लैंड ग्रैबिंग शुरू हो चुकी है, वहां पर ये डंपरों के स्टैंड बनना शुरू हो गए हैं। बल्कि आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बस्तियां आबाद होनी शुरू हो गई हैं और ये एक वक्त आएगा, आप देख लीजिएगा कि लियारी रिवर जो है ये आपका खत्म हो चुका होगा, ये आपका नेचुरल रिवर बैंक जो है ये नहीं रहने दिया जाएगा। आप कराची में जब ये कह रहे हैं कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे, हम कराची में पुलिस, सबसे बड़ी चीज ट्रैफिक पुलिस आपकी लोकल है ही नहीं, हार्डली 2-3% लोकल लोग होंगे, सारे के सारे अभी जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है पिछले 5 सालों में। मैं नहीं कहता कि आप इंटीरियर सिंध के लोगों को नौकरी ना दें, लेकिन पहले कराची में जो कराची के इश्यूज हैं जिसको कि कराची के लोग ही रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर आप कराची के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, कराची के लोग जो है वो पुलिस में आएंगे, दे नो द एटमॉस्फेयर, उन्हें पता है कि किस एनवायरनमेंट में हमें किस तरीके से काम करना है। यहाँ तो जो है वो पुलिस वाला जो है, ट्रैफिक पुलिस वाला मोटरसाइकिल वाले को रोक कर जो है उसका शॉपर का बैग चेक कर रहा होता है। आई मीन इट इज नॉट हिज रिस्पांसिबिलिटी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची के बेतहाशा मसाइल हैं, हम एक को तो कैटर नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त जो हालिया मसला चल रहा है वो डंपर गर्दी का चल रहा है। जैसे कि मेरे को होस्ट ने भी आपसे ये सवाल किया, मैं भी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अब तक 265 जाने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 265 जाने जा चुकी हैं जो काउंटिंग पे हैं, इससे हो सकता है ज़्यादा भी हो नंबर जो हम तक नहीं पहुँचा हो। अब इस पर MQM का क्या स्टांस रहा है, MQM ने क्या आवाज़ उठाई है? देखिए, MQM ने तो आपके इल्म में ही है कि MQM के पास एडमिनिस्ट्रेशन तो इस वक्त नहीं है, न सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है न शहर की एडमिनिस्ट्रेशन है। MQM जो है जिस लेवल पर भी बात कर सकती है, बात भी की है। MQM, आपको पता है कि जो गवर्नर साहब का इशू, गवर्नर साहब MQM को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गवर्नर साहब का जो इशू मेयर के साथ हुआ, फिर मेयर है गॉन टू द गवर्नर हाउस, और जो कुछ भी हुआ ये सारा ये डंपर के तो इश्यूज पे है। उनका ये कहना है कि भाई आप जो ये डंपर से हलाकतें हो रही हैं, सबसे पहले तो आप डंपर के जो टाइमिंग्स हैं, डंपर का आप उसकी जो स्पीड लिमिट है, आप वो ड्राइवर्स जो हैं, ड्राइवर आपके पास ड्राइवर का हेल्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आपके पास डंपर का जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसका जो मोटर टेस्ट होता है MOT, वो उसने पास की हुई है नहीं की हुई है, आपके डंपर की लेन आप मुकर्रर करें। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। इसके लिए हमारे DIG साहब को, ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और खास तौर पर ये भी आपको बताते चलूं कि ये कराची शहर में देखें तकरीबन 65 लाख से ऊपर मोटरसाइकिलें हैं, मतलब 65 लाख मोटरसाइकिल में मेरा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होंगी। अब 65 लाख मोटरसाइकिल सवार, यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट का निजाम दिया नहीं।
लोगों के पास सबसे इजी कन्वेंस ये है। लेकिन यू नीड टू एजुकेट ये जो ट्रैफिक, ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं, इनको भी हमें बहुत सख्ती से एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है रॉन्ग साइड आना, ट्रैफिक बिल्कुल सही है अरशद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमें याद है शाहराह फैसल पे लेन जो बनाई थी उसकी रिस्पेक्ट तो कोई भी नहीं करता। तो हमारा तो ओवरऑल लिटरेसी का एक तो इशू है। लेकिन मैं एक चीज़ अरशद साहब, आपकी इस शहर की नब्ज़ पे जो है वो गहरी आपकी थॉट प्रोसेस रहता है। इस शहर में इससे पहले भी डंपर चला करते थे, चलिए नाम नहादी सही, लेकिन तरक्याती काम भी हुआ करते थे इस शहर से इस साल से पहले। ऐसा तो नहीं है कि इस साल जनवरी में ही अचानक से डंपर चलना शुरू हो गए वो शहर में। ये आखिर क्या हुआ है इस साल, राइट फ्रॉम जनवरी, रमज़ान से लेते हुए और आज तक? आखिर इस बार हुआ क्या है कि ये डंपर जनवरी से लेके अब तक इस साल में बिल्कुल बदमस्त हाथियों की तरह चलते चले जा रहे हैं। लियारी एक्सप्रेस वे से लेके कोरंगी, औरंगी, नागन चौरंगी, यूपी मोड़, डिस्को मोड़, गुलशन इकबाल, एवरीवेयर। तो आप क्या असेस करते हैं, हुआ क्या है? देखिए, जो आपकी सड़कें हैं, सड़कों का जो हाल हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डंपर्स जो है ना, कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो डंपर हो या छोटी मोटरसाइकिल हो या छोटी गाड़ी हो, जब आपका रोड नेटवर्क ही इतना खराब होगा, रोडों पे गड्ढे इतने पड़े हुए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब होगा, तो फिर डेफिनेटली अब ये वर्स्ट से वर्स्ट होता चला जा रहा है ना। हमने देखा था कि पिछले साल मेयर साहब ने कहा कि हम जो है पैच वर्क शुरू कर रहे हैं, हमें तो कहीं पे कोई पैच वर्क नजर नहीं आया। आपके गड्ढे इतने हो चुके हैं कि कोई भी ट्रैफिक लेकिन वोरा साहब, हम गड्ढों को या सड़क को तो खाली इसका कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता है ना, कैसे गड्ढे हैं तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। गड्ढे तो इससे पहले भी थे सर, गड्ढे अभी तो नहीं, ताजे जनवरी में तो नहीं बने, गड्ढे तो इससे पहले भी थे। कराची के कब सड़कें बहुत अच्छी रही हैं। आप किसी चीज को रिपेयर नहीं करेंगे, उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो ये बढ़ते चले जाएंगे। पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। इट्स नॉट ड्राइवेबल, इट्स नॉट मोटरेबल। और अगर आप देखें, इसमें जब डंपर जलाए हैं तो डंपर जलाने के बाद ज़ाहिर आवाम इस्तेमाल में आ गई। और अभी आपने भी कहा कि मतलब इट्स नॉट, ये कोई सही तरीका नहीं है कि आप जो है मतलब ये कि डंपर को जला दें या किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन उसके बाद फिर जो इनके एसोसिएशन के जो सदर साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से उन्होंने असला लहरा कर और कहा कि हम भी देख लेंगे, तो फिर ये इन्होंने एग्रीवेट किया चीज़ों को। इंस्टेड के वो जो है वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई आप जो है ड्राइविंग का तरीका कार अपना सही करो, आप एहतियात से गाड़ी चलाओ। उन्होंने इस चीज को एग्रीवेट किया है, उन्होंने लोगों को जो है बैकअप दिया है। और फिर जो है वो ड्राइवर जो कि पहले नशा करके चलाता था, वो आज डबल नशा करके चलाने लग गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डंपर माफिया की तरफ से कि आप जो है इंस्टेड ऑफ चीजों को ठीक करने के, और आप एक क्लैश की तरफ जा रहे हो। आप कह रहे हो आप हमसे लड़ लो, हमसे बदमाशी कर लो। तो ये चीजें जो है इस शहर में नहीं अब चल सकती। इसको किसी तरीके से भी मॉनिटर करना होगा, किसी तरीके से भी इसको कवर करना होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, चाहे वो लीगली हो। लेकिन इसको जो ना, देखें, ये पॉलिटिकल इशू भी है। मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि इट्स अ पॉलिटिकल इशू ऑल्सो। कराची में आपको पता है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से जो बल्दियात की हुकूमत ली है, सबके सामने है। वो बल्दियात डिजर्व ही नहीं करते। दे हैव नॉट परफॉर्म्ड इवन 5% व्हाट दे शुड हैव डन और एनीबडी कुड हैव डन फॉर दिस सिटी, जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई चीज डिलीवर नहीं की है। और अब ये देखें, मैं फिर आपको रिपीट करूंगा अपनी बात कि हमें एक मास स्केल पर जो है ना एक मुहिम शुरू करनी होगी, जिसमें हम जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो ट्रक वाला हो या बस वाला हो, ये हमें फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट बिल्कुल करना होगा, क्योंकि हम 265 के 266 को भी गवारा नहीं करना चाहते। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके। कराची में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात, अब इसका सिलसिला इसको रुक जाना चाहिए और इस पर सियासत नहीं खेलनी चाहिए। कराची से रिलेटेड एक और वाक़या आपको याद होगा, आज से 18 रोज़ पहले एक आग लगी थी जी, कोरंगी क्रीक में जो लगी थी। और हुआ यह है कि अब से 17, 18, 20 मिनट पहले
ये आग खुद ही बुझ गई है। ऑयल रिफाइनरी के करीब जो आग लगी थी, आप ये फुटेज भी देख सकते हैं, ये किसी गैस पॉकेट को इसने हिट कर दिया था दौरान खुदाई, दौरान ड्रिलिंग। इसके बाद इस पूरे इलाके में बू भी फैल गई थी और जो यहाँ कोरंगी क्रीक के रिहायशी हैं या यहाँ से जिनका आना जाना होता है, मैं भी देख कर आई थी, दूर से नजर आ रही थी वो। आपको वैसे दोपहर में भी नजर आ रही होती थी, लेकिन रात के औकात में जैसे सूरज गुरूब होता था तो बिल्कुल दूर से, जैसे ही आप ये ब्रिज उतरते थे कोरंगी का, तो पूरी रेड जो है वो स्काई, ऑरेंज स्काई हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम कोई डाटा भी नहीं इकट्ठा कर सके थे कि वो क्यों लग रही थी या क्या थी। तो मैं वो है ना कि अंडरग्राउंड यहाँ पे ज़ेरे ज़मीन गैस पॉकेट्स होते हैं और उसको हिट कर, बिकॉज ये क्रीक एरिया है, क्रीक मार्शी एरिया में कहीं कहीं इस तरह के होते हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुर्रम, ये बताइए कि ये आग खुद ब खुद बुझी है या फिर वो गालिबन हफ्ता पहले अमेरिकन कंपनी आई थी, उसने कोई इसमें बुझाने में किरदार अदा किया? देखिए, ये आग खुद ही बुझी है। 25 मार्च को ये आग लगी थी, तो रात भी अचानक, क्योंकि ये बोरिंग, ये निजी सोसाइटी है, बाउंड्री सोसाइटी, यहाँ बोरिंग की जा रही थी पानी के लिए, और तकरीबन 1200 फीट की लगभग पहुंचा है। उसमें राज बहुत सी, इसके बाद अचानक से आग लगी। आग में आज 18वां रोज है, आज ये आग जो है वो खुद ही बुझ गई है। लेकिन अब भी इसके इतराफ में शदीद जो है वो गैस की बू है, गैस का अखराज अभी भी यहाँ हो रहा है। तो करीब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पहले भी तकरीबन 200 मीटर का हिस्सा जो है वो कॉर्डन कर लिया गया था और रात के करीब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था, जो भी डालने का शख्स है। लेकिन अब जो है आज सुबह से जैसे ये आग बुझी है, उसके बाद से यहाँ पर गैस की जो है वो, क्योंकि गैस का अखराज मुसलसल जारी है। उस आते की बात करें तो जिस जगह ये बोर हो रहा था, जिस जगह ये आग लगी हुई थी, गुज़श्ता रोज भी जब खबर हमारे पास चली थी कि उस जगह का वो आग की शिद्दत की वजह से जगह और चौड़ी होती जा रही, फैल रही थी, वो होल जो था वो बड़ा होता जा रहा था। लेकिन अब ये हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अब भी जो है ना वो प्रेशर से उस होल से गैस का अखराज जारी है, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है और वो उसको बाकायदा बॉयल होते हुए देखा जा सकता है। ये सारे मामला अभी भी चल रहा है। मजीद तो ये मामला भी कोई खतरनाक रुख तो नहीं खुदा न खासा इख्तियार कर रहा? देखिए, मजीद इसको तकरीबन 500 मीटर तक जो है ना वो ब्लॉक कर दिया गया। किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही करीब में, क्योंकि ये गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर से यहाँ निकल रही है और करीब में हम देख रहे हैं कि गैस की जो है वो बदबू यहाँ जो है वो आ रही है। जहाँ जो सिक्योरिटी यहाँ लगी है उनका भी ये कहना है कि आपके पास कोई लाइटर, कोई माचिस तो नहीं है अगर आप आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है खुर्रम, तौर पे जो भी शख्स जा रहा है बिल्कुल ठीक है खुर्रम, हम इस पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इसमें लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन जो PSL के खेमे में पेशावर ज़ल्मी के लगी है आग, वो बुझने का नहीं ले रही नाम, क्योंकि एक मरतबा फिर बाबर आजम आउट हुए कल बग़ैर खातिर खा स्कोर किए हुए। पहले मैच में डक पे आउट हुए, दूसरे मैच में एक ही रन बना सके। तो एक और कल मैच था PSL का और रावलपिंडी में खेले गए इस मैच में इस्लामाबाद ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त बासानी दे दी है। मुझे लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, क्या बाबर आजम कोई मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर? क्या है ऐसा कि पहले 0 पर आउट हो गए और फिर 1 पे आउट हो गए? मतलब लोगों की नजरें, उनकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, तो फिर ऐसा खेलना, ये परफॉर्मेंस देना। कल तो बहुत ज़्यादा है सोनिया, होता ही है कि जब बड़ा प्लेयर उसी को कहते हैं कि जब क्रंच मोमेंट पे आए, जब आपको मैच विनिंग इनिंग्स रिक्वायर्ड हो तो उस वक्त आप खेलें, और वो बाबर से नहीं हो पा रहा है। कंपेयर करें पड़ोस में, और 2 दिन पहले जब ये वो पहला मैच था और बाबर इस पर ढक पे आउट हुए थे। दूसरे मैच में एक मारूफ बॉलर मोहम्मद आमिर ने उनको आउट किया, दूसरे मैच में जो कि इतने मारूफ बॉलर नहीं थे उन्होंने भी बाबर को आउट कर दिया। तो बाबर इज गेटिंग ऑल द रीजंस टू गेट आउट। पेशावर ज़ल्मी इज नॉट गेटिंग एनी रीजन टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल जिसमें वो मौजूद हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही फॉर्मेडेबल साइड नजर आ रही है। इस पर बात कर लेते हैं सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बाबर के फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी मॉर्निंग नहीं है, एंड मुझे लग रहा है कि बाबर अपना फैन बेस खोना ना शुरू कर दें। जिस हिसाब से बाबर की परफॉर्मेंस चल रही, कल रिक्वायर्ड था बाबर से एक तगड़ी इनिंग्स, बिकॉज साहबजादा फरहान पहली इनिंग्स में बहुत ज़बरदस्त खेल के आए, बट क्या हुआ, पिच ख़राब है, पिंडी की पिच स्लो हो जाती है, सेकंड बैटिंग मुश्किल हो जाती है। मैं रीजंस ढूंढ रहा हूँ ताकि किसी तरह बाबर को सपोर्ट किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, पिच बिल्कुल सेम थी और पिंडी में पिच स्लो भी नहीं होती है। पिंडी में पिच का बिहेवियर जो है वो पूरा दिन एक जैसा ही रहता है। वो जो स्लो होती है कराची की पिच होती है, लेकिन बाबर जो है वो ऐसा लगता है कि कुछ अपनी बैटिंग में जो है वो अप्रोच उनकी जो है सही नहीं है।
जब आप बैटिंग करते हैं तो आपको अपनी अप्रोच भी बनानी पड़ती है, आपको अपना मेंटल लेवल सेट करना पड़ता है। और उसके साथ अब साहबजादा फरहान ने जो बैटिंग की उसमें बिल्कुल आज़ादी थी एक, मैं उन पर कोई प्रेशर नहीं था, वो ना पाकिस्तान कौमी टीम में है, ना उनके ऊपर कोई देख रहा है, ना उनको कोई वॉच कर रहा है, लिहाजा बड़े आराम से खेले, जहां बॉल मिली उसको मारा। लेकिन बाबर पे चूंकि सबकी नजर लगी हुई थी और बाबर का ये बैड लक चल रही है कि वो जिस टीम में जाते हैं वो टीम हारना शुरू हो जाती है। पहले कराची किंग्स थी, उसने वो 9 मैच हारी, आखिरकार आखिरी मैच जाके जीती थी। अब पेशावर ज़ल्मी है, 2 साल से उसकी भी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब है और ये दूसरा मैच था जिसमें बाबर जो है वो क्लिक नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि बाबर पे एक प्रेशर ये है कि वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा प्रेशर ये वो कैप्टन है और कैप्टन होते हुए टीम जीत नहीं पा रही है। फिर उसके बाद उनके दूसरे प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, साइम अयूब इंजरी के बाद आए, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने कल 81 रन के लिए टीम के काम नहीं आए वो, यानी आप सिर्फ बैटिंग जब करते हैं तो आपको पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। तो बाबर पे बहुत सारे प्रेशर्स हैं। अब बाबर मैं समझता हूँ टेक्निकली पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैट्समैन, लेकिन टेक्निक भी उसी वक्त काम की जब आपको रिजल्ट दे। अगर रिजल्ट नहीं दे रही तो टेक्निक पे काम। अच्छा, जब आप टेक्निक की बात कर ही रहे हैं, साहबजादा फरहान आई मीन आउटस्टैंडिंग, इतना ज़बरदस्त। बहुत से लोगों ने अब ये सवाल करना शुरू कर दिया हैदर साहब कि इतने अरसे तक साहबजादा फरहान को टीम के बाहर क्यों रखा। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब आप टीम में उनको लाए, एक मुश्किल टूर पे ले गए और उसके बाद उनको जो उनकी पोजीशन है उस पर नहीं खिलाया, जो कि अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस रेस करता है। मेरा भी यही सवाल है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल से देखें, साहबजादा फरहान पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा नाम है, 600 रन किए उन्होंने इस सीजन में, लास्ट सीजन में, बड़ा नाम है। आपने उनकी जगह जब हसन नवाज को खिलाया, उसको 3 मैच कंटिन्यू खिला दिया, हालांकि एक मैच में ठीक है सेंचुरी, लेकिन दोनों मैच में वो सिपर पे आउट हुआ। उससे पहले आपने बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको 5-5 6-6 चांसेस दिए और ये कहते रहे ये करेगा, इसको कंसिस्टेंसी देनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन साहबजादा फरहान को एक बहुत ही मुश्किल टूर ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया का टूर कभी भी आसान नहीं होता और वहाँ पे अपने 2 मैच खिलाया, उसको फारिग कर दिया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के जो मेंटोर हैं या पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है टीम के, उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली, डिसाइड कर ली है, बस इन प्लेयर्स को ही हमें खिलाना है, उसके अलावा किसी को नहीं खिलाना है। तो वो जो एक उन्होंने अपनी जिद बना ली है, जैसे एक स्पिनर खिलाना चाहिए था, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया, आप लेके कहाँ पे गए, न्यूजीलैंड की पिचों पे, जहाँ पे स्पिनर चलता ही नहीं है, वहाँ तो फास्ट बॉल चलता है। तो ये सारा जो मसला चल रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि जिद का चल रहा है। लेकिन हैदर साहब इस बार तो देखें साहबजादा फरहान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको प्रॉपरली टीम में चांस मिल सकता है आइंदा? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए हक बनता है, आप जब दूसरे प्लेयर्स को परफॉर्मेंस के नाम पे टीम में लाते हैं कि जी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो फिर साहबजादा फरहान की क्या गलती है? तो साहबजादा फरहान को टीम में लाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। देखिए टीमें जो हैं वो तो मेरे ख्याल से आना बनता भी है उनका फिर। जी बिल्कुल, उनका आना बनता है। अगर आप एक प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको आपको खिलाना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे, इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसके साथ नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नाइंसाफी का मतलब है आप पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, मुहिब वतन नहीं है। अगर पाकिस्तान टीम को आप अपनी जिद की भेंट चढ़ा रहे हैं इस वक्त, आखिर जावेद की जिद हो गई उन्हें कि मुझे ये प्लेयर नहीं खिलाना है, बस नहीं खिलाना है तो नहीं खिलाना। अब जब कुछ भी कर लें, उस पर वो हजारों तावीलें ले आते हैं, हजारों दलीलें, फलसफा झाड़ने लगते हैं, ये है वो है। लेकिन असल बात ये है कि आपको एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। आप कुछ भी कर लें, और विनिंग कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ साहबजादा फरहान की अब जगह बनती है। नेक्स्ट सीरीज जो पाकिस्तान की है श्रीलंका, बिल्कुल करना चाहिए, साहबजादा फरहान को जगह देना चाहिए। अब हैदर साहब, हमने देखा कि कल बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ वेरी ऑन सॉन्ग। साहबजादा फरहान ने एक इनिंग्स खेली, उसके साथ साथ उनको सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग थे। मीनवाइल यहाँ पे इशू हमेशा से ये आता है कि जी बाबर एक क्लास प्लेयर है, उसको जो है वो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर आप पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम की ही उठा के देख लें, इट्स अ वीक बैटिंग साइड। हारिस, बाबर और साइम या फिर कैडमोर के बाद मुझे बताएं कौन ऐसे प्लेयर है? अलजारी जोसेफ ने आके करने थे ये रन, या फिर मोहम्मद अली द बॉलर ने आके करने थे रन। सो पेशावर से गलती कहाँ हुई है? और ये भी ना भूलें कि साहबजादा फरहान को भी सप्लीमेंट्री में पिक किया था, उनको भी वो आखिर तक हिस्सा नहीं थे। सो कहाँ टीम्स में मसला आ रहा है? ड्राफ्टिंग में इशू आ रहा है, पिकिंग में इशू आ रहा है, इशू कहाँ है पेशावर के साथ? देखिए मैं आपको बताऊं, बाबर आजम जिस टीम में रहते हैं वहाँ पे जो सिलेक्शन करने वाले हैं वो सारी जिम्मेदारी बाबर पे रख देते हैं, दूसरे प्लेयर्स लेते नहीं। कराची किंग्स में यही मसला था, बैटिंग में सारी जिम्मेदारी उन्होंने कहा बस ये बाबर हमारे पास है, सब कुछ कर लेगा। यही पेशावर ज़ल्मी, हालांकि इस वक्त
जितना बेहतरीन स्टाफ पेशावर ज़िलमी का है किसी के पास नहीं। इंज़मामुल हक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अकरम, ये 3 बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के। यानी इंज़माम जावेद मियाँदाद के अलावा इतना बड़ा बैट्समैन पिछले 20 साल 25 साल में आया नहीं है, और वो भी नहीं समझ पा रहा है इसको मैनेज कैसे करे। असल बात यह है कि आपने बाबर पे प्रेशर ज़्यादा डाल दिया, मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है। पेशावर ज़िलमी का मिडिल ऑर्डर इस वक्त 6 की 6 टीमों में सबसे बेकार मिडिल ऑर्डर है, वहाँ कुछ भी नहीं है। सारा जोर ऊपर साइम पे है, बाबर पे है और हारिस पे, उसके बाद कोई उनकी बैटिंग नहीं है। और ये आपकी सिलेक्शन की गलती होती है जिसको मानना चाहिए पेशावर ज़िलमी को। यही गलती कराची किंग्स ने 2 साल पहले की थी, सारी जिम्मेदारी बाबर पर डाल दी थी। तो इस तरह टीमें नहीं बनती हैं। हमें इस वक्त सबसे बेहतरीन जो कॉम्बिनेशन मिडिल ऑर्डर ओपनर्स का नजर आता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, कि ओपनर्स के साथ साथ मिडिल ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये सारा काम जो है ये मेंटर्स का और सिलेक्शन। अच्छा, वैसे हैदर साहब हमारा होता हमारे यहाँ ये आया कि जब टीम हमारी या प्लेयर्स प्रेशर में होते हैं तभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जीतते हैं। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ कि बाबर के ऊपर बहुत प्रेशर है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है। बिल्कुल पाकिस्तान टीम के लिए कहा जाता है कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ कर सकती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो भी नहीं हो पा रहा है। यानी वो होनी अनहोनी वाली बात होती थी, वो भी अब शायद ऐसा लगता है हमसे रूठ गई है। और बाबर जो है वो अब प्रेशर में भी, देखें बाबर के लिए सुनील गावस्कर जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन ने ये कहा था कि बाबर को अपने स्टैंस में तब्दीली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना जो है अपना स्टैंस चेंज करना पड़ेगा, वरना वो नहीं चलेगा इस तरह। और बाबर ये मान नहीं रहे। बाबर ने सिर्फ लोगों की बात भी हुई, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, तो बाबर ने कहा नहीं जी मेरा सही है स्टैंस। जो आप जितने बड़े प्लेयर हो, लेकिन अगर आप लोगों के मशवरे नहीं मानेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपके खुद भी अंदर पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ओके, और सर मैं चाहूँगा कि आज का जो मैच है मैं उसकी भी बात करूँ। व्हाट अ क्लिफ हैंगर जो आज होने जा रहा है, एंड दैट इज़ कराची वर्सेस लाहौर। आई होप कि कराची वाले आए मैच देखने। कराची इज़ ऑन स्ट्रॉन्ग, लाहौर इज़ ऑन स्ट्रॉन्ग। दोनों टीमों के पास ये एडवांटेज है, दोनों जीत के आ रही हैं। क्या लगता है आज के मैच में कौन है फेवरेट सर आपका? देखिए कराची किंग्स जो है वो अपना पहला मैच भी अच्छा खेली। अब लाहौर कलंदर्स जो है उसने भी जो है अच्छी बैटिंग की, दूसरे मैच में पहला मैच हार गए थे। दोनों टीमें इस वक्त बैलेंस है, वेल बैलेंस टीम है, दोनों के पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग जो है ज़्यादा बेहतर है, उनके पास जो है वो शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, फिर उनके पास जो है स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कराची को जीतना चाहिए। इतना तो कम से कम एज देना चाहिए होम ग्राउंड का कि कराची किंग्स आज लाहौर कलंदर को बीट करे और उसके बाद हम सबको हेयर ड्रायर मिले। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे और वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर, स्टे विद अस। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। नगर पार्कर में होने वाली थर्ड डेजर्ट जीप रैली अपने शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गई। प्रीपेड ए कैटेगरी में नन अदर देन नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट के सेकंड में तय किया। मेल की ही बी क्लास में नुमान सरंजाम ने पहली पोजीशन अपने नाम की और नुमान सरंजाम आज हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हाउ इज द फीलिंग फॉर विनिंग द चैंपियनशिप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी। इट वाज अ ब्रिलियंट इवेंट और ऑब्वियसली जब आप जीत के आते हैं तो फिर आपके जो मोटिवेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है। सो ये ऑर्गेनाइज की थी जी सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इन कोलैबोरेशन विद सिंध गवर्नमेंट, यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, लोकल पार्टिसिपेशन भी बड़ी अच्छी थी एंड सब ने बहुत एंजॉय किया। ज़बरदस्त। ट्रैक कैसा था सर, ये बताइए। डिफ़िकल्टी कैसी रहती है? अगर हम कंपेयर करें इसको दुनिया के दूसरे उन ट्रैक से कि जो डेजर्ट वाले हैं, तो हमारे पास कितना ज़बरदस्त ट्रैक है, क्या डिफ़िकल्टी रही एज ए ड्राइवर? जी ये वाला जो ट्रैक है नगर पार्कर में, दिस वाज अ न्यू ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम रेसर्स वर रेसिंग ऑन दिस वन। तो इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज जब ट्रैक बिल्कुल नया होता है, समझ लें कि वर्जिन ट्रैक, तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होती है। लेकिन 3-4 दिन जब आए लोगों ने रेकी की तो रेस के दिन ट्रैक काफ़ी बेहतर हो गया, बट इट वाज चैलेंजिंग। थोड़ा सा संभाल के और थोड़ा सा इंटेलिजेंस, कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट वे में ड्राइविंग करने का ट्रैक था। लेकिन इसमें एक डिफरेंट चीज़ जो आई, जो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखी किसी भी रेसर ने,
कि ये क्योंकि कच्छ का एरिया है, नगर पार्कर है, तो हमें तकरीबन आप समझ लें 45% या 40% ऑफ द ट्रैक वाज कच्छ, विच वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड्स पे गाड़ियों को चलाना, मैंने अपनी मेरे ख्याल रेसिंग हिस्ट्री में इससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि ऑब्वियसली इतने तेज़ ट्रैक कभी पहले थे ही नहीं। उसका जो एक एक्सपीरियंस है, जो थ्रिल था, और उस स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल करना वाज समथिंग अमेजिंग। बहुत एडवेंचरस भी रहा होगा, मस्ट बी। नुमान, ये बताइए कि आपने बी क्लास में जो है वो पोजीशन ली है और ए क्लास जो है वो नादिर मक्सी के नाम रही, तो ये जो क्लासेस का डिफाइन करना है ये किन बेसिस पर है? व्हाट इज़ क्लास ए, व्हाट इज़ क्लास बी? जी, ये ऐसे है जी कि गाड़ियों की जो कैपेसिटी है, जिसको हम इंजन सीसी बोलते हैं, उसके ऊपर क्लासेस डिफाइन हो जाती हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है ए कैटेगरी, उसमें 3500 एंड अबव के जो इंजन्स हैं वो ए में आएंगे। फिर 3500 से 2800 तक बी, उसी तरह 2500 तक सी, और उसके नीचे जो 1800 एंड बिलो है वो डी कैटेगरी आती है। तो सिर्फ इंजन सीसी और गाड़ियों के ऊपर है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है। नुमान साहब, मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर रही है, ख़ासतौर पे द रैलीज़, राइट फ्रॉम द रैली नगर पार्कर टू द डर्ट बाइक रैली इन पलोगा, जो कि स्नो में होती है, उसका अपना ही मज़ा है हर चीज़ का। आप लोग इस रैली को, इस मोटर स्पोर्ट्स को, इस एक्सपीरियंस को मज़ीद डेवलप कैसे करना चाहते हैं? कैसे चाहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ट्रैक्स का नाम हो? साथ ही भी बताइएगा कि आई रिमेंबर गवादर में तो ईरानियंस आते हैं, कुछ फॉरेन प्लेयर्स आए थे इस बार इस रैली में भी? जी, एक तो ये रेसेस का अगर आप सिलसिला देखें तो ये 2005 से पाकिस्तान में रैलीज स्टार्ट हुई हैं। सो अगर हम कंपेयर करें वेयर वी वर देन एंड वेयर वी आर नाउ, सो देयर इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टू इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया जब से आया, सो वी हैव रियली टेकन लीप्स एंड बाउंड्स इन प्रोग्रेसिंग दिस स्पोर्ट। लेकिन अभी भी हम अभी तक इंटरनेशनल नहीं जा सके, जिसमें जो टैलेंट है पाकिस्तान का, दैट इज अमेजिंग। क्योंकि इससे पहले कुछ फॉरेनर्स प्रोफेशनल्स भी आते रहे हमारे पास, कुछ आए ओवरसी करने के लिए, कुछ वॉच करने के लिए आए, तो वो भी देख के गए कि ऐसी ट्रेन और ऐसे ड्राइवर्स बहुत कम है। और अनफॉर्चुनेटली बाहर जाने के लिए आपको पूरे एक टीम एफर्ट चाहिए, इट इज़ नॉट जस्ट वन मैन जॉब। उसके लिए आपको जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, वो सब सपोर्ट करें। बाकी ये है कि इस रेस में तो फॉरेनर्स नहीं आए, लेकिन पहले आते रहे हैं। हमारे पास ईरान से कंटिन्यूसली फॉरेनर्स आ रहे हैं, चलमक्सी में आ रहे हैं, गवादर में आ रहे हैं, और भी रेसेस में आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं अभी इस वक्त दुबई में होता हूँ, और मैं दुबई से ऑल द वे रेस करने गया था। इसी तरह सऊदी में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आए थे रेस करने। तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर कह सकते हैं कि हम लोग जाकर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो इवेंट्स हों उसमें हिस्सा भी लें और उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अच्छा नुमान, अभी आपने इंजन की बात की कि 3500 सीसी डिफाइंड जो आपने बताया ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। सो आई वाज थिंकिंग कि जो प्लेन हमारी सड़कें होती हैं उन्हीं के ऊपर जब 1800 सीसी या 1500 सीसी हम लेके जाते हैं तो उसमें वाज़ेह फ़र्क होता है। लेकिन जिस डेजर्ट रैली की आप बात कर रहे हैं और इतना मुश्किल ट्रैक, तो कम सीसी वाले इंजन के साथ इतने मुश्किल ट्रैक पर ड्राइव करना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? जी, मुश्किल तो खैर इतना नहीं होगा, हाँ, लेकिन स्पीड और पावर जो है और टॉर्क वो नहीं होगी जो बड़े इंजन की होगी। बट देन एट द सेम टाइम यू आर कम्पीटिंग इन द सेम क्लास। मेरे लिए बस इस दफ़ा गुड लक ये थी और अल्लाह ने स्पेशल करम किया कि मेरा ओवरऑल जो टाइम है वो सेकंड फास्टेस्ट ऑफ द डे है। मतलब ए कैटेगरी में नादिर मक्सी के अलावा मैं बाकी सारों से तेज़ हूँ, अपनी कैटेगरी में तो हूँ ही और ए वालों से भी तेज़ हूँ। तो बस अल्लाह की तरफ से था। और दूसरा ये था अचीवमेंट की ये थर्ड पे, दिस इज द थर्ड रैली इन थर्ड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज। दैट्स अ पॉजिटिव। पहली तो यस बिल्कुल नुमान साहब, वक्त की कमी की वजह से वो में थी ये वाली है। थैंक यू, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडिवर्स। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे प्रोग्राम दुनिया बोले। हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया। अगला हमारा मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन, जो कि इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में गुज़िश्ता रोज़ इसका इनेकाद हुआ। और आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इसमें शरीक होंगे। कन्वेंशन के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइए क्या कुछ होगा आज कन्वेंशन में?
जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है उसका आखिरी रोज़ है। और आज इस आखिरी रोज़ जो कन्वेंशन है उससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खिताब करने वाले हैं। और तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ऐलान करेंगे। उन्हें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में शामिल होने की दावत दी जाएगी। जो कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है इसका बेसिक मकसद यह है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से उन बेटियों को खराज तहसीन पेश किया जाए जो कि बरसों से बैरून मुल्क मुकीम है और कीमती ज़र मुबादला भेजकर पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में एक अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं जिक्र करूँ 2022-23 के अदाद शुमार का, तो उस वक्त भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 26 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा। और आज के जो अदाद शुमार है वो बहुत शुक्रिया सलमान अमान, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जैसे कि सलमान भी आपको अपडेट कर रहे थे कि जो ये खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा, किसके लिए? उन तमाम तर लोगों के लिए जो आए हैं ओवरसीज से, 80 ममालिक से पाकिस्तानी जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि मईशत के लिए कितनी ज़बरदस्त ये बात है, प्लस ये कि तरसीलात जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार आई हैं। कितना अच्छा है ये इकानमी के लिए, और इकानमी से जुड़ी मज़ीद मामला भी हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात हाकान नजीब साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा अच्छा है और इस्लामाबाद की वाइब भी बड़ी अच्छी आ रही है। आई वुड लाइक टू इनिशिएट द टॉक। सबसे पहले तो ये जो कन्वेंशन किया जा रहा है इसमें खुसूसी पैकेज का भी ऐलान आज किया जाएगा। की नोट स्पीच में सबसे अच्छी और हौसला अफजा बात ये थी कि कल जब गुफ्तगू हो रही थी वहाँ पे, तो एक चीज़ फ्लोट हुई कि जी हम बेस्ट एक्सपोर्टर को जो है वो अवार्ड देते हैं, वाई नॉट द बेस्ट रेमिटर को भी हम अवार्ड दें, जिससे मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी हौसला अफजाई हो। देखिए, पाकिस्तान में जो रेमिटेंस है, अगर आप उसका जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बतदरीज जो है बढ़ी है और सारे ममालिक से ही तकरीबन बढ़ी है, हालांकि सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा बढ़ी है। जो इसके ऑब्वियस कंक्लूजन्स हैं आर द फॉलोइंग। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई, तो जो ओपन मार्केट का रेट था और जो रेट था जिसे आप कहेंगे इंटरबैंक का, वो इतना करीब आ गया कि चैनलाइज होना शुरू हो गई फॉर्मल रेमिटेंसेस। सो अब जो आपका रेमिटर है वो प्रॉबेबली ऐसा है कि वो बैंकिंग चैनल्स को यूज़ कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। सो वैसे ही उनको मतलब रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तानीज गोइंग अब्रॉड हैव इंक्रीज्ड इन नंबर ओवर द ईयर्स। जो हमने बात देखी है इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। सो रेमिटेंस जो है उस वजह से भी आपकी इंक्रीज हुई। हवाला हुंडी पे हमने जो जिसे कहेंगे एक तरह से क्रैक डाउन किया, उससे भी चीज़ें फॉर्मलाइज हुई। फिर ये भी हुआ कि आपने जो डिजिटल काम किया है, यानी कि जो बैंकिंग चैनल्स जो हैं वो डिजिटलाइज हुए हैं, सो उस वजह से भी फॉर्मल सेक्टर में आपकी रेमिटेंसेज आई हैं। और आखिरी वजह ये भी है कि आप याद रखिए कि पाकिस्तानी में जो भेजते हैं लोग, वो अपनी फैमिलीज़ की सपोर्ट के लिए भेजते हैं। आपको मालूम है कि अगर कीमतें इतनी बड़ी हैं ओवर द ईयर्स तो उनको ज़्यादा पैसे भेजने पड़े हैं। अगर आप इन सब फैक्टर्स को पुट टुगेदर करें तो आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें जो हैं आपको एक जो एक्सटर्नल सेक्टर है, अगर रेमिटेंस का लेवल इतना स्टेप अप ही रहता है, मेरा नहीं ख्याल कि $4 बिलियन रहेगा, बट $3 बिलियन से ज़रूर तजावुज़ कर गया है या उसके करीब या उससे ऊपर आ गया है। आई थिंक जो मार्च का बहुत बड़ा इफेक्ट आया है उसका ईद और रमज़ान पूरा मार्च में आ गया है। पहले ये स्प्लिट हो जाया करता था, 15 मार्च से 15 अप्रैल, तो वो 2 महीने में आ जाती थी रेमिटेंसेस। आखिर में ये बात है। देखिए, ये अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड के लिए गए हैं, ज़रूर करना चाहिए इंसेंटिवाइज। हमने इंसेंटिवाइज किया भी हुआ है। उसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया हुआ। एक पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव है, मैं फाइनेंस की टेबल पे ही था जब हमने ये शुरू किया, और इसका मकसद ये था कि अगर आप फॉर्मल चैनल से भेजेंगे तो हम एक सहूलत दे रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है 30, 40, 50 अरब रुपया हम बैंकों को देते हैं, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है कि अब क्या है वो, क्या है ताकि जो रेमिटेंस की कॉस्ट है उसको कम किया जाए। तो अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव टेकन। रेमिटेंस जो 8-10 अरब डॉलर की थी मुझे याद है, और आज हम 36, 37, 38 अरब डॉलर की गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी भी इनफॉर्मल से फॉर्मल में लाने का ज़्यादा चांस मौजूद है, ये आगे हम इस तरफ बढ़ सकते हैं। एक ज़माने में हमने ये भी सोचा था, पर इट डिडंट गो थ्रू,
कि हम कोई ऐसी स्कीम करें कि कोई लॉटरी स्कीम हो कि आप अगर फॉर्मल से भेजेंगे तो यू गेट अ प्राइज एट द एंड। सो ज़रूर करें। आई थिंक इसका चांस 40-45 अरब डॉलर तक जाने का ज़रूर है अगर हम फॉर्मल सेक्टर में लाएं और हुंडी हवाला पे उसी तरह काबू रखें। कुछ रेगुलेटरी काम भी हुआ है, ये भी याद रखिए। वो क्या था? वो ये था कि हमने कहा कि जो BC कैटेगरी के मनी चेंजर हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और अब हम सिर्फ A कैटेगरी के यानी कि वेल रेगुलेटेड मार्केट क्रिएट करेंगे रेमिटर्स की। आई थिंक ये है एक ओवरऑल जायज़ा। अच्छा, वैसे नजीब साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है कि बिजली की कीमतों में रिलीफ के बाद अब गवर्नर स्टेट बैंक ने अगले माह से महंगाई की नवेद सुना दी है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ आप एक खुशखबरी सुनाते हैं और दूसरी तरफ आप महंगाई बढ़ाने का इंदिया भी दे रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि अगर आप थोड़े से इंटरनेशनल फैक्टर्स देखें जिन्होंने प्ले आउट किया है इन आर इन्फ्लेशन कमिंग डाउन, विच आर द फॉलोइंग कि तेल की कीमत 85 अरब 85 पर बैरल, $85 पर बैरल से नीचे आ गई 70 पे जब ये लास्ट आपने इजरा किया पेट्रोल प्राइसेस का। अब वो और नीचे आ गई है 64-65 डॉलर्स पे। तो एक तो टेल विंड है कि कम होने की कीमतें, ये एक बात है। बिजली की कीमत जिसमें फ्यूल प्राइस का भी बहुत बड़ा हाथ है वो कम हुई। अब जो असल इफेक्ट निकल रहा है ना, दिस इज लिटिल टेक्निकल, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आसान लफ्जों में कि जो लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर मार्च की इन्फ्लेशन थी वो 20% थी। सही। पर जब लास्ट ईयर आप आए अप्रैल में तो वो इन्फ्लेशन कम हो चुकी थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो चुकी थी। जो बेस इफेक्ट कहलाता है ना कि पिछले साल से जज कर रहे हैं, तो अगर पिछले साल ही 8-10% की इन्फ्लेशन थी तो इस साल जब इन्फ्लेशन यानी कि कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं वो ऑन टॉप ऑफ दैट 10% बढ़ी हैं। पिछले महीने वो ऑन टॉप ऑफ 20% बढ़ी थी। तो एक बेस इफेक्ट जो है वो इन प्ले आ रहा है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कहनी यहाँ पे, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो लास्ट ईयर किया था। सो कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि जो प्राइसेस हैं, जैसे आपने चीनी की कीमत में देखा है ना कि चीनी की कीमत जो है वो 32 बढ़ गई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ी है, तो 165-170 के करीब चली गई है। सो कुछ ये अफेक्ट है। सो इन चीज़ों को देखकर बेस इफेक्ट को निकाल कर आई थिंक अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि ये जो 0.7% आई थी इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, ये जो है ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं भी यही समझता हूँ। बट अभी आई थिंक पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है क्योंकि दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं वो कम हुई हैं। ये साल ऑन दी एवरेज मेरा ख्याल है गुजरेगा 6-7% एवरेज इन्फ्लेशन होगी इस साल की, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब अगले साल जो है बहुत से इंटरनेशनल फैक्टर्स, हमारी पैदावारी सलाहियत, देखिए इन्फ्लेशन को यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह को अगर लॉन्ग टर्म में कम करना है ना तो वो डिमांड तोड़ के नहीं कम हो सकती, सिर्फ वो आपके सप्लाई साइड मेजर्स, जिनका क्या मतलब है आप पैदावारी सलाहियत बेहतर करें, यानी कि उतने ही जगह पर अगर आप बेहतर क्रॉप उगाएंगे, क्रॉप की वेस्टेज कम होगी तो प्राइसेस कम होंगी, एनर्जी एफिशिएंसी लाएंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। यानी कि जब तक मुल्क की पैदावारी सलाहियत ओवरऑल नहीं बेहतर करते, कीमतों को ये 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और फिर इम्पोर्टेड फ्यूल से शिफ्ट जब तक इंडिजिनस यानी कि पाकिस्तान की हवा, पाकिस्तान की सूरज, पाकिस्तान की जो जैसे आप कहते हैं दरिया हैं, जो वाटर स्टोरेज है, इनको यूज़ करके बिजली नहीं बनाएंगे, ये हैं लॉन्ग टर्म तरीके पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को कम रखने के। इस पे एक्चुअली गौर नहीं होता। हर दफ़ा हम एक क्राइसिस में आते हैं, हम फिर उसके बाद अपना मॉनेटरी यानी कि 22% रेट लेते हैं, डिमांड को तोड़ते हैं और इन्फ्लेशन को कम करते हैं। द राइट वे टू डू इट इज़ व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू। एब्सोल्युटली। और यही गालिबन वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो सोलर में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। खैर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आगे आने वाले दिनों में ज़रूर हम इस पर करना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो सोलर वाले मामलात में जो है वो कितने आगे जा रहे हैं। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है और इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि एक पॉडकास्टर हैं और अमरीकी पॉडकास्टर हैं, उन्होंने गेसिंग गेम किया पहले और अपने साथी पॉडकास्टर से पूछा कि आपको पता है कि दुनिया के बेहतरीन अफवाज में टॉप 10 में कौन है, तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिए और बहुत सारे नामों में जो पहला नंबर उन्होंने दिया, एनी गेसेस? पाकिस्तान का भाई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो या जंग में या कोई कुदरती आफात हो, हमारी अफवाज जो हैं वो हर मैदान में जो हैं वो उनकी खदमात हैं वो आला हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, साथ में आपको हम ये भी बताएं, अब
कि अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क में पानी के बहरान का खदशा जो है वो रोज़ बरोज़ सर उठाता जा रहा है, ताहाल बरकरार है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड हैं, उन 10 ममालिक में इनफैक्ट जिन्हें इस साल पानी की जो शदीद किल्लत है उसका सामना करना पड़ेगा। हम पहले ही कह चुके हैं शदीद बहरान का सामना होगा। इस हवाले से आगाही मुहिम में आपसे इल्तमास कर रहे हैं कि जितना हो सके पानी को महफूज करें, क्योंकि अब डैम्स की हालत ये हो चुकी है कि तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम्स अपनी डेड लेवल के करीब आ चुके हैं। सक्खर बैराज की बात कर लें, यू जस्ट गो टुडे, अब कराची से हैदराबाद का सफ़र करें और हैदराबाद से पहले जो ब्रिज है आप जाके देखें तो वहाँ पे मट्टी ही मट्टी है। अब इस हवाले से सोशल मीडिया पर आई क्या नामी तंजीम आवाम में पानी को महफूज करने के हवाले से आगाही पैदा कर रही है। अब वो ये सब कैसे कर रहे हैं, आज आईकैन से 2 हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदगान। सबसे पहले तो अस्मा रियाज जो कि इन्फ्लुएंसर हैं आईकैन के, और रिदा खान वो भी आईकैन से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्मा और रिदा, आप दोनों को मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आगाज़ करेंगे अस्मा से। अस्मा, किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई पानी बचाएं, क्या तरीक़ाकार आप लोग अपना रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सबसे पहले आईकैन के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और हमारे पास जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे साथ इसमें कनेक्टेड हैं, तो हम ये मैसेज स्प्रेड करते हैं कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर तो कैंपेन्स चलती हैं, गवर्नमेंट अपनी एफ़र्ट्स कर ही रही है, लेकिन हमारा जो मेन थीम है आईकैन का भी, हम बताते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या एफ़र्ट्स कर सकते हैं, पानी को किस तरह बचा सकते हैं, और ये शुरुआत हमने अपने घरों से ही लेनी है। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, क्योंकि जो घरों पे ख़वातीन हैं, बच्चे बड़े, हर कोई इसमें शामिल है। पानी को बेजा हम ज़ाया करते हैं, जैसे कि बर्तन धोते हुए ख़वातीन टैप को ऑन रखती हैं बिला वजह, और लॉन्ग ड्यूरेशन शॉवर्स लिए जाते हैं, बच्चे बिला वजह पानी का ज़या करते हैं, कार वॉश के ऊपर जो है उस पर बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट किया जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट तरीक़ाकार हम बताते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम अपने चैनल के थ्रू वाटर कंजर्वेशन की टिप्स देते हैं, और वो ऐसी टिप्स होती हैं जो आप और हम बड़ा ईजीली कर सकते हैं कि एटलीस्ट पानी के रिसोर्सेज जो मौजूद हैं उनको सेव कैसे किया जाए, इसकी कदर व कीमत को हम समझ सकें। उन इलाकों में जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर लोगों को मीलों चलकर जाना पड़ता है इसकी फ्राहमी के लिए। आप देखें हमारे जो एरियाज़ हैं बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के जो खुश्क एरियाज़ हैं, सहरा हैं, उनमें लोग 10-10 किलोमीटर तक जाते हैं पानी लेने, और जहाँ हमारे घरों में हमारी टैप में पानी मौजूद है वहाँ अक्सर नल जो है वो लीक कर रहे होते हैं, उनको ठीक नहीं करवाया जाता। इस तरह की चीज़ें और स्मार्ट डिवाइसेस हम अगर कहीं देखें, उनको हम ज़रूर अपने चैनल के थ्रू लोगों तक शेयर करते हैं कि आप ये डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप पानी को बचा सकते हैं। एटलीस्ट हम दूसरों के लिए भी आसानी कर सकते हैं इसमें, और जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी मुफ्त में है उन लोगों से इसकी कदर कीमत पूछी जा सकती है जो इसको पे करते हैं और उनको भी साफ़ और अच्छा पानी नहीं मिलता है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वाटर बोर्न डिसीज़ का शिकार हो रहे हैं। आप किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मतलब आप वीडियो कंटेंट बनाती हैं, उसमें ये सारा मैसेज दे रही हैं, इसी तरह से कैंपेन्स रन हो रही हैं, किस तरह से कर रही हैं आप इन्फ्लुएंस? एग्जैक्टली हम सबसे पहले तो अपनी वीडियोस बनाते हैं, उसमें हम डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स से भी अवेयर किया जा सके कि इस वक्त इस टॉपिक के ऊपर क्या इशू चल रहा है और क्या इसकी नौयत है। और मेन हमारा जो फोकस है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। हम जो है उस पर सिविल अवेयरनेस फैलाते हैं, और इसके अलावा हम ये करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उन तक अप्रोच करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हम स्कूल्स तक भी जाते हैं कि छोटे बच्चों को भी ये जो चीज़ें हैं इनमें शामिल किया जा सके, कि छोटे बच्चों को शामिल किया, कि छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। रिदा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अस्मा ने तो बताया कि वो वीडियोस के ज़रिए कंटेंट क्रिएट करके बता रही हैं, तो क्या आप भी वीडियोस के ज़रिए ही कंटेंट क्रिएट कर रही हैं या कुछ और आप कोई डिफरेंट कोई तरीका लेकर आई हैं इन्फ्लुएंस करने का? उन्होंने कहा वो स्कूल्स में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, या आपका ये एक मुश्तरका एजेंडा है, दोनों मिलकर काम कर रही हैं? हम लोग एज अ टीम, एज अ ग्रुप मिलके सब काम कर रहे हैं। और जैसे हमने बताया कि हमने इनिशियली इसको स्टार्ट वीडियो अवेयरनेस से किया था, बट उसके बाद हमने ना डिफरेंट कोलैबोरेशन स्टार्ट की, और स्पेशली इस बार हमने ये किया है कि हम स्कूल्स में जाएं कि जितना अर्ली आप बच्चों से इन चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि कहने को हम कहते हैं कि ये बहुत बेसिक बातें हैं, बट इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती कि अगर आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि अगर आप ब्रश कर रहे हैं
तो आपने टैप बंद कर देना है जब तक आप ब्रश करें। तो मुझे लगता है कि इन बातों में हमने ये देखा कि जितना यंग आप उनको टीच करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, आपकी इन्वायरमेंट के लिए, आप सब चीज़ों के लिए। तो फिर इस बार जो हमारा जो मेन फोकस था वीडियोस के साथ साथ वो डिफरेंट कोलैबोरेशंस था, स्कूल्स था, यूनिवर्सिटीज़ था और डिफरेंट लोगों के साथ था ताकि सब लोग मिल के एक बड़ा इम्पैक्ट बना सकें। अच्छा, इस पे पहले रिदा आप कमेंट कर दें जो मैं सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद प्लीज़ फॉलो सूट आसमा, इस पे आप भी कमेंट कीजिएगा। रिदा, अब आजकल के इस डिजिटल एरा में जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में जिस तरीके से इन्फ्लुएंसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम किया जाता है वो यकसर मुख्तलिफ है। राइट फ्रॉम ग्रेटा थनबर्ग जो छोटी सी बच्ची हैं लेकिन किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया इस प्लेटफॉर्म को, नाउ शी इज़ द अल्टीमेट क्लाइमेट सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। हम पाकिस्तान में हम इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आप दोनों का इस प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ है, आपको क्या लगता है कि हमने कितना इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया है और कितना ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है? मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? पहले आप रिदा आप बताइए। अच्छा, अगर हम देखा जाए हर कंट्री अपनी तरफ से ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोशिश कर रही है। हर चीज़ में वो चाह रहे हैं कि हम इनोवेशन लेके आए। मुझे लगता है कि एज़ हम नेशन हम ना ब्लेम गेम थोड़ी ज़्यादा करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी या हम अकेले क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें दूसरी कंट्री से थोड़ा सा देख के ये लेना चाहिए कि हर कंट्री अपने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज़ करी। ऐसा नहीं है कि उनको किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, उनको बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, बट वो मैनेज करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव करें। जैसे कि अगर हम बात करें कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने टर्म जो है इंट्रोड्यूस कराई है वो ड्रिप इरिगेशन है। उसमें ये होता है कि आप अपनी फसलों को खुला पानी नहीं देते हैं, आप उनको ड्रॉप देते हैं छोटे पाइप से। इससे क्या है कि आपका 70% तक पानी बच रहा है। कुछ कंट्रीज़ में जो आपका ग्रे वाटर है जिसको गंदा पानी कहते हैं उसको आप रीयूज़ करें डिफरेंट तरीक़ों से, या आप वाटर राशनिंग करें कि कम पानी है तो कैसे यूज़ होगा। तो ये बहुत चीज़ें हैं कि आपने ये सोचना है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज वही हैं बट उनको यूज़ कैसे करना है। तो वही बात आ जाती है कि इसमें हर बंदे का रोल है और आपने अपने घर से ये चीज़ें स्टार्ट और इसमें मैं चाहूँगा कि इसमें आप भी बताएं, बिकॉज ड्रिप इरिगेशन तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके में हो रही है। प्लेटफॉर्म जैसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ब्रिलियंट पर्पस, आपको लगता है मज़ीद लोगों को इस तरफ आना चाहिए रादर देन जस्ट मेकिंग अ 30 सेकेंड रील ऑन अ डांसिंग वीडियो? इन मामलात को भी एड्रेस करें बिकॉज अब लोग फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म्स को। जी, ड्रिप इरिगेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया, यूएसए और मिडल ईस्ट में इसके ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। जैसे कि रिदा ने भी बताया कि इसमें एक तो ये कि पानी आपका 70% सेव होता है, दूसरा इसमें ये होता है कि आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उनको क्योंकि पानी जो है वो कतरा कतरा उनकी जड़ों तक पहुँच रहा होता है और उसे जो है पानी की वेस्टिंग भी नहीं होती है। और हमें इसमें ये करना है कि हमारे पुराने नहरी सिस्टम वही चल रहे हैं, उसमें हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनको हमने पहले तो ज़ाया होने से बचाना है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके ज़िया को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारी पुअर मैनेजमेंट के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम इन क्राइसिस से नहीं निपट सकते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके अलावा जो प्रैक्टिसेस होती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। हमारे पास बहुत से पानी के ऐसे ज़राए हैं जो कि जिससे पानी हमारा उस तरह से हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, उसको हम सेव नहीं कर सकते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या चीज़ है, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी आपको पता है जिस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ चुका हुआ है, उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका हुआ है और उसके अलावा उसमें वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं है कई इलाकों में। तो उसमें मज़ीद पानी शामिल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा कारामद तरीका है जिस पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेव होंगे और हम जो अपने टाइम को बचा सकते हैं, आने वाली नस्लों के लिए भी पानी बच जाएगा। अभी आप कराची की ही बात करें, कराची में आप देखें कि लोग टैंकर से पानी ख़रीदते हैं और 40% तक ये तकरीबन लोग हैं जिनको ख़रीदना पड़ता है। और वो वाटर की आप क्वालिटी देख सकते हैं कि एक तो वो बहुत महंगे दामों मिलता है, टैंकर वाला भी एक माफिया बन चुका हुआ है और उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही वो डेंजरस है। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तो ये भी नेमत मैसर नहीं है। और दूसरा ऑल्टरनेटिव हम देखें तो ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़िया हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि पानी के क्राइसिस किस हद तक है। ये उन लोगों को सिर्फ पता है जो कि इन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो इसमें ये करना है कि जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कुछ हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो गवर्नमेंट ने भी करनी है और जो हमने भी करनी है,
क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं इसमें कुछ कर सकती। उसमें ये कि पानी आपका जो है उसकी प्राइसिंग रेगुलेट होनी चाहिए। चलें, बिल्कुल ठीक है रिदा और आसमा, आप लोगों ने बड़ा बिल्कुल ये तमाम सर चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, कहीं पे हो भी रही हैं। ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराची में हो रही है, बट आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, प्लीज़ कीप ऑन कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, प्लीज़ कीप ऑन एजुकेटिंग द पीपल। बहुत शुक्रिया आपका। जरा अब आगे बढ़ लेते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गर्मी आजकल बहुत है, गर्मी तो बहुत है ना, तो गर्मी से बचाव के लिए हम सब बहुत कुछ करते हैं, बिल्कुल तरह तरह के तरीक़ेकार जो है तदबीरें लाते हैं। जरा ये तरीका जरा लोगों को दिखाएं कि इंडिया में किस तरीके से गर्मी से बचने के दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने गर्मी के निजात का एक नया तरीका जो है वो निकाला है, जो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉलेज की प्रिंसिपल ने खुद को एक क्लासरूम की दीवारों पर गाय का गोबर लगाया हुआ है और वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो लेप रही हैं, ये पेंट की तरह, ये पेंट नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं कि वो पेंट कर रही हैं, ये गाय का गोबर है। और इनके साथ वो खाली खुद नहीं कर रही हैं बल्कि स्टाफ भी इसमें शामिल है। और आप देख सकते हैं फैसल, काफ़ी सारी दीवारें तो उन्होंने लेप भी दी हैं। देखें कितना ब्राउन कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो सब ठंडक में बैठेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर चीज़ की होती है, किसी एक चीज़ की को हासिल करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो बच्चे गर्मी में नहीं बैठेंगे, बदबू में बैठेंगे या नहीं, इसकी गारंटी ना प्रिंसिपल ले रही है ना हम ले रहे हैं। हो सकता है उन्होंने उसके अंदर कोई परफ्यूम वगैरह मिला दिया हो, कोई अर्के गुलाब मिला दिया हो कि स्मेल नहीं आए, कुछ ना कुछ तरीका तो निकाला होगा उन्होंने। ऐसे कैसे नहीं, अब वो लगा रही हैं। अब देखें हर किसी का अपने अपने मामलात होते हैं और गाँव वालों से तो इंस्पायर नहीं हो गई। खैर गाँव वालों के वो अलग मामलात होते हैं, लेकिन ये इन्होंने एक क्लोज्ड फैसिलिटी में लगाया है और पंखे भी चला रही हैं। पंखे भी चल रहे हैं इस कमरे में ताकि सिर्फ खुशबू जो है वो इस क्लास तक महदूद ना रहे बल्कि पूरे कॉलेज में। उन्होंने खिड़कियां भी खोली हैं। चले, अब पता नहीं बच्चों के लिए वो सोच रही हैं कितना अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है, वेरी गुड। एंजॉय करेंगे बच्चे, खासतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम गुफ्तगू आपके साथ करने के लिए स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। फैसल, आपको पता है आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आलमी यौम फ़न का मकसद ही तख्लीकी सलाहियतों, सखाफ़त और फ़नकाराना जो आपकी क्रिएशंस होती हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, उसको उजागर करना होता है। अक्सर हम अपने शोज़ में नामवर और नए आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज जिन आर्टिस्ट को हमने मदऊ किया है वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ट नहीं करती, बल्कि इस माशरे में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन से रिलेटेड, उनको अपनी इस क्रिएटिविटी के ज़रिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आर्टिस्ट उमैना खान, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैना। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उमैना का नाम बहुत यूनिक है ना, व्हाट डज इट मीन उमैना? सो उमैना मेरे बाबा ने बड़ा सोच के रखा था नाम। इट वाज एन अरेबिक बुक जिसमें उमैना नाम की लड़की थी जिसका मतलब होता है शाइन और कॉन्फिडेंस। So it's Umaina, it's Umaina. Umaina. Name in itself is very creative and artistic. Yes, exactly. So Umaina, मुझे बताइए कि जब हम आर्ट की बात करते हैं, सो बहुत से लोग समझते हैं कि आर्ट, अच्छा कोई पेंट करता होगा, अच्छा कोई विजुअल आर्ट्स करता होगा, कोई सिंगिंग करता होगा, दैट इज़ कन्फाइंड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम आर्ट की बात करते हैं, व्हाट इज़ आर्ट टू यू और उसको कैसे आपने इस्तेमाल किया टू ब्रिंग आउट द सोशल इश्यूज़? तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आर्टिस्ट सोच रहा है वो भी आर्ट है। इट्स नॉट दैट यू वेक अप वन डे एंड यू स्टार्ट पेंटिंग, ज़रूरी नहीं है। तो मेरा काम भी बड़ा मुख्तलिफ़ तरीके का है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ पेंट करती हूँ, लेकिन मैं औरतों के लिए बात करती हूँ, उनके हुकूक़ के बारे में बात करती हूँ, ऐसी औरतों के बारे में बात करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी शादी नहीं हो रही और फिर सोसाइटी उसके ऊपर एक प्रेशर डाल देती है कि तुम गोरी नहीं हो इसलिए शादी नहीं हो रही है, या फिर तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम छोटी हो इसलिए शादी नहीं हो रही है। तो मैं वो सारी औरतें पेंट करती हूँ टू मेक वुमेन फील गुड। और मेरा काम सिर्फ पेंटिंग नहीं है, आई डू परफॉर्मेंसेज एज वेल, जिसमें मैं बुरके भी बनाती हूँ। सो इट्स कॉल्ड माई बुरका। सो वो जो अफगानी बुरका होता है, मैं उसको कलरफुल तरीके से बनाती हूँ। वो कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन What's the context behind that?
सो यू नो हाउ कभी, क्योंकि मैं रहीमिया खान से बिलोंग करती हूँ एंड आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली कि औरत जैसी बड़ी होती है, बल्कि औरत तो बोलूँगी मैं नहीं, वो बच्ची होती है उस वक्त, तो जैसे आप 6-7 साल के हो जाते हो तो आपके सर पे वो बुर्का पहना देते हैं, टोपी वाला। तो वो उसी वक्त से जो दुनिया देखती है ना, वो मर्द जैसे देखते हैं उससे बड़ा डिफरेंट होता है वो, क्योंकि वो एक जाली से दुनिया देख रही है, उसकी आंखों के आगे एक जाली है। तो उस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए, टू ब्रिंग दैट इशू आउट, तो मैं बुर्के बनाती हूँ, और वो बड़े कलरफुल बुर्के होते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची ने पहनना स्टार्ट किया। अच्छा, और बड़े होते तक। अब कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, मॉडर्न पाकिस्तान में, दिस इज़ नॉट जस्ट वन, बिकॉज बहुत सारी हमारी ख़ातीन जो हिजाब करती हैं, जो बुर्का पहनती हैं, दे टेक इट एज यू नो दिस इज़ माई राइट, तो मैं इसको पहनूंगी, ठीक है। और हम इसको हम या तो उसको क़दामत पसंद समझते हैं, या फिर हम समझते हैं कि ये बिल्कुल, तो उन पे छोड़ दें हम कि वो क्या करना चाहती हैं। नाउ कमिंग टू द अदर इश्यूज़, हमारे यहाँ बहुत इश्यूज़ हैं ख़ातीन को लेके। आप क्या समझती हैं कि आपकी एफ़र्ट है, आप जैसे मज़ीद आर्टिस्ट की एफ़र्ट है, जैसे उर्दू में कहते हैं नकार खाने में तूती की आवाज़ है, जस्ट दी यू नो वन फाइन नॉइज़ इन द शोर ऑफ जंगल। तो हम कहाँ पे हैं अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी को लेके, और आगे कितना जाने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान काफ़ी काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्ट। इवन व्हेन आई मेट यू, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मिले थे लास्ट टाइम, व्हिच हैपेंड एट आर्ट्स काउंसिल। मैंने इंटरव्यू किया था वहाँ पे। यस, तो वहाँ पे 45 कंट्रीज से लोग आए थे टू सेलिब्रेट आर्ट इन पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी ग्रेट, लाइक इट्स अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय ACP। और मुझे ऐसे लगता है हम लोग सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो बाहर के आर्टिस्ट कर रहे हैं, बस हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता टू पोर्ट्रे और टू डिस्प्ले, लेकिन वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है कि जगह नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू डिस्प्ले, और लोग अब यंग आर्टिस्ट को अप्रिशिएट भी करते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज़ हैपनिंग, एंड पीपल लाइक यू हु कॉल अस एंड टॉक अबाउट आर्ट, आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज डू दिस। क्योंकि पहले तो पेंटर को ऐसा समझते थे कि अच्छा ये एक हॉबी होती है जो इंसान करता मतलब कोई इतना ज़्यादा उसको यू नो बस हाँ ठीक है पेंटर है, लेकिन अभी जो आप जिस तरह से पोर्ट्रेट कर रही हैं ना, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालें। आपके जहन में उस वक्त क्या आ रहा होता है, क्या चल रहा होता है जब आप पेंट करती हैं, स्पेशली ख़वातीन को, जो आपने कहा ना मैं ख़वातीन को पेंट करती हूँ, क्या दिमाग में आपके चल रहा होता है? मैंने पेंट करना औरतों को इसलिए स्टार्ट किया था जब मैं स्कूल में थी, तो मैं वो एक मिनी बुलिंग होती है ना जो अपने ही दोस्त करते हैं, तो मेरी दोस्त ने मुझे बैठ के कभी कभार अजीब सी बात कर देती थी कि तुम्हारा कद बहुत लंबा है यार, तुम तो लड़कों जैसा कद है तुम्हारा, हमारे साथ चलती हो तो बहुत लंबी लगती हो, तुम लड़कों की क्लास में जाके बैठ जाओ। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि अच्छा मतलब आदमी बोले उससे पहले हमारी अपनी बहनें हमें डराने लग जाती हैं कि यार तुम्हारा कद तो बहुत लंबा है, या तुम तो काली हो, या तुम्हारे बाल तो ऐसे हमारी सोसाइटी किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने की कोई भी तैयार नहीं है। वी वुड हैव लव्ड टू टॉक मोर, बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज कीप ऑन रेजिंग दिस इश्यूज थ्रू योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिव उमैना खान, चलिए आज के शो से दीजिए अब हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रख अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।